नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपने कक्षा 6 का अध्याय 5 साइंस में पढ़ेंगे, जिसका लास्ट वीडियो में अपने पृथक्करण की कुछ विधियों के बारे में पढ़ा, जिसमें अपने अवसादन विधि, निस्तारण विधि तथा निस्यंदन विधि के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में अपने वाष्पन विधि से पृथक्करण कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से अपने स्टार्ट करेंगे क्रियाकलाप 6 से। तो इसमें आपको वाष्पन विधि द्वारा पदार्थों का पृथक्करण कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबलकर उड़ने दीजिए, यानी जल को तब तक गर्म करते रहते हैं जब तक कि वह उबलकर वाष्प रूप में न उड़ने लगे। बीकर में क्या बचता है? तो आप तब तक गर्म करते रहेंगे जब तक कि जल है पूरा वाष्प बनकर उड़ न जाए। तो लास्ट में आप क्या देखेंगे कि जो पात्र है उसकी सतह पर सफेद रंग की परत दिखाई देती है, जो क्या नमक की परत होती है। तो इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। तो जल में से जब किसी अपने पदार्थ को पृथक करते हैं तो जल को वाष्प द्वारा अपने अलग कर दिया जाता है, जिसे वाष्पन प्रक्रिया कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, यानी जल वाष्प के रूप में बनकर अलग हो जाता है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से समुद्री जल से नमक को अलग किया जाता है। अब इसको अलग करने के लिए यहाँ पर आपको विधि बता रखी कि समुद्री जल से नमक का पृथक्करण कैसे करते हैं। तो इसमें पहले छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती हैं जिसमें जल को भरकर रख दिया जाता है और जल है धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ता रहता है और इन क्यारियों में नमक प्राप्त होता है। फिर है पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। फिर एक्टिविटी 7 यानी क्रियाकलाप 7 में क्या आपने पढ़ेंगे। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए।
इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? नमक है और रेत का मिश्रण है। इसे पृथक करने के लिए पहले क्या करेंगे, जल में डालेंगे, फिर जल को हिलाएंगे तो नमक जल में घुल जाएगा और जो रेत है वो जल में घुलती नहीं है। इसके बाद में जल को कुछ समय के लिए एक स्थान पर रख देते हैं, जिससे मिट्टी के कण हैं वो तली में बैठ जाते हैं और उसके बाद में नमक का विलयन ऊपर रह जाता है। तो उस विलयन को अलग करके फिर उस विलयन को गर्म करते हैं, जिससे जल वाष्प रूप में उड़ जाता है और नमक है वो तली में बैठ जाता है। तो इस तरह से पहले रेत को पृथक कर लिया जाता है और फिर जल में से नमक को अलग कर लिया जाता है। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारण मतलब जल को शांत छोड़ देना, जिससे जल है वो सतह पर बैठ जाता है। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलती देखते हैं? इस तरह से अपने वाष्पन और संघनन की विधि को पृथक करेंगे। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो, जिस तरह से डायग्राम में दिखा रखा है। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसे कि चित्र 5.13 में दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए, यानी केतली में जल भरा है उसे गर्म करते रहते हैं और उसकी जो खुला सिरा होता है केतली का, उस तरफ धातु का जो प्लेट होती है उसे रख दिया जाता है। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है, तो जब वो गर्म भाप होती है प्लेट की सतह पर आती है, तो वह किस में बदल जाती है? जल की बूंदों में बदल जाती है, क्योंकि उस प्लेट के ऊपर बर्फ को रख दिया जाता है। तो वह उस गर्म भाप को जल्दी ही ठंडा कर देती है और प्लेट को थोड़ा तिरछा करते हैं, तो वह जल किसी पात्र में अपने इकट्ठा कर सकते हैं। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है, तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो संघनन किसे कहते हैं, ये ध्यान रखना कि जब वाष्प है वो द्रव अवस्था में बदलती है, तो द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था, उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? तो ये आप घर पे कोई भी आप वस्तु को यदि गर्म करते हैं और उसके ऊपर प्लेट रखते हैं, तो वह यदि द्रव रूप में होगा तो वह वाष्प बन के उस प्लेट पर बूंदों के रूप में दिखाई देता है, जिसे संघनन क्रिया कहते हैं। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है, तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? क्योंकि यदि केतली में केवल जल ही है, तो वह जल वाष्प रूप में पूरा उड़ जाएगा और उसके बाद केतली में कुछ नहीं रहेगा। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। निस्तारण में क्या, जल को कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया जाता है। निस्यंदन में छान कर अलग करते हैं। वाष्पन में गर्म किया जाता है, जिससे जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। और संघनन में वाष्प को द्रव रूप में बदला जाता है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है।
उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई। मतलब उसने जितना नमक लिया उससे उसे कुछ कम मात्रा में वापस नमक प्राप्त हुआ। जैसे अपने अभी इस विधि द्वारा, निस्तारण विधि द्वारा नमक को पृथक किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग ही प्राप्त होता है और उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी। तो वह सोचती जितना नमक मैंने रेत में मिलाया तो उससे पृथक करने के बाद नमक की मात्रा बहुत कम प्राप्त हुई है। तो वह किस प्रकार, कौन सी अशुद्धि के कारण हुई है उससे। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? उसे अलग क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि कुछ मात्रा में वह नमक, जल यदि पूरा वाष्प बन के नहीं उड़ता है तो उसमें नमक की मात्रा रह जाती है। अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेयी कहते हैं। विलयन में क्या, जो जल है, जल को क्या मानते हैं? विलायक, यानी जिसमें किसी भी पदार्थ को घोला जाए वो क्या कहलाता है? विलायक। और यदि इस विलायक में जिस पदार्थ को घोलते हैं, जैसे नमक को घोला गया, तो नमक यहाँ पर क्या हो गया? विलेय। नमक को क्या बोलेंगे? विलेय बोलते हैं। और जब विलेय और विलायक मिलते हैं तो क्या बनता है? विलयन। तो इस तरह से यहाँ पर विलेय किसे कहते हैं? जिसे जल में घोला गया है। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? तो इसे क्रियाकलाप 8 में बताया गया कि यदि जल की मात्रा को पदार्थ में और ज़्यादा बढ़ाकर मिलाते जाएं तो क्या होगा। इसे अपने क्रियाकलाप 8 में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आपको इसमें जितना पढ़ा है उसे आपने एक बार रिवाइज करना है और नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें आपको विलयन के बारे में बताया जाएगा, विलेय के बारे में, और फिर इसके बाद में इसमें क्वेश्चन आंसर अपने कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।